हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, ख़ास तौर से अगर हम हिंदी विषय की चर्चा करें तो उसमें प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं वो कैसे लंबे समय तक याद रहे, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप सभी का आभारी हूं कि अभी हाल ही में यूजीसी एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो आप लोगों ने अपने टिप्पणियों के माध्यम से बताया कि जो कुछ इस चैनल पर पढ़ाया गया था उसमें से लगभग प्रश्न आए हुए थे और आप लोगों का जो कंसेप्ट क्लियर हुआ था उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। आप लोगों का जो कमेंट है वही हमारे लिए एक तरीके से आप लोगों का गिफ्ट है, तो बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके से हम आपके प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी एंगल है, दृष्टि है, उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगा कि आपने परीक्षा दे लिया है, कई लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, कई लोगों का पेपर ठीक नहीं गया होगा, तो वो अगले साल या फिर अगला जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी कैसे करें और जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को ध्यान में रखते हुए फिर से एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ परीक्षा में शामिल हुएं। तो सबसे ज़्यादा जो बात उभर कर सामने आई कि जो कुछ हम पढ़ाई करते हैं वो कैसे याद रखें। आमतौर पर जब मेमोरी की चर्चा आती है तो एक तो आपके मोबाइल और कंप्यूटर में मेमोरी होती है जो कि मशीन है एक तरीके से, और जो अगर किसी मनुष्य की मेमोरी की बात करें तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी होती है या फिर जहाँ पर हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं उसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना रहती हैं वो लंबे समय तक हम उसको कैच करके रखने की कोशिश करते हैं, और जो सूचना लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि इसको आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही बढ़ा सकते हैं अपनी मेमोरी पावर को। बहुत पहले कबीर दास ने कहा था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान। ठीक है। तो जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बाद में इसको लोग मेहनत शब्द दे दिए कि काफ़ी मेहनत फलाँ ने किया और वो परीक्षा में सफल हुआ। ठीक है। तो ये मेहनत क्या है कि जो भी आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको मेमोराइज करना, उसको याद करना। ठीक। कई बार आप देखते हैं कि सबकी याद करने की जो कैपेसिटी है वो सब अलग अलग है। कोई 2 घंटा पढ़ता है तो चीज़ों को अलग तरीके से ग्रहण करता है, कोई उसको 8-10 घंटे में कवर करता है, तो सबकी जो मेमोरी पावर है वो अलग अलग है। ठीक है। तो कई बार ये सवाल उठता है कि क्या जो भूलना शब्द है या फिर भूलना जो क्रिया है एक तरीके से, वो प्रतियोगी छात्रों के लिए वरदान है कि श्राप है। ठीक है। भूलना अगर सकारात्मक रूप में देखें तो एक मनुष्य का नेचर है कि कोई चीज़ आप अगर याद कर रहे हैं तो वो आधा घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन के बाद धीरे धीरे आपके मेमोरी से निकलने लगती है। ठीक है। तो इसको बहुत निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे हिंदी साहित्य जैसे विषय में हम चीज़ों को मेमोराइज करें, क्योंकि आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो जो हमारे सोसाइटी है उसमें हिंदी को लेकर अलग अलग तरीके से है कि जो हिंदी विषय पढ़ता है विद्यार्थी वो एक तरीके से सबसे कमज़ोर दिमाग का होता है। ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, या फिर लगता है कि हिंदी जो है उसको तो कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, ये एक तथ्य है कि हिंदी पढ़ने वाले वही विद्यार्थी हैं जो कि और अन्य कामों को करते हुए भी उसको पढ़ते हैं। कुछ नई विषय मिलता है तो हिंदी साहित्य ले लेते हैं, और इसमें संख्या बहुत ज़्यादा है, उस संख्या के मुकाबले कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सीट्स भी आती है तो सीट्स के हिसाब से ही ये विषय भी है, तो इससे थोड़ा सा हमारा आत्मीय लगाव भी है विषय के अनुसार, क्योंकि बचपन से इस विषय को पढ़ते आ रहे हैं। और जब हम कॉम्पिटिटिव तैयारी करने जाते हैं तो तमाम किताबें पढ़ना है आपको। यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम के हिसाब से मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि इसमें कुल 10 इकाइयाँ थीं, और 10 इकाइयों की अगर पुस्तकों को आप जोड़ेंगे तो 100 से ऊपर चली जाएंगे पुस्तकें। उसमें कम से कम आपको 5 से 6 साहित्य का इतिहास पढ़ना है, फिर भाषा विज्ञान की 2-3 किताबें पढ़ना है। इसके बाद आपको काव्य शास्त्र की किताबें पढ़ना है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कई किताबें पढ़ना है। फिर कुछ अब सामान्य
हिंदी जो आती है उससे संबंधित किताबों को पढ़ना है। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावलियों से बहुत सारे जो भी उसकी व्याख्या दी गई एक्सप्लेनेशन उसको पढ़ना है। तो इस विषय को पूरा 100% कोई याद कर ले ये मुश्किल है। कोई 100% इसको याद नहीं कर पाता है। आप देखते हैं कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं या फिर मेरिट बनती है, उस मेरिट में जिसका 70 से 75 प्रतिशत परफॉर्मेंस रहता है उसका सिलेक्शन तय होता है। तो आप देख रहे हैं कि 25% आप नहीं ही तैयार करके जा पाएंगे। ठीक, तो भूलने को लेकर या फिर स्मृति को लेकर बहुत चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस कंटिन्यूटी रहे आपकी पढ़ाई में, उसी पर मैं चर्चा करूँगा कि कैसे आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपको लंबे समय तक करने का मतलब है कि परीक्षा तक रहे। ठीक है, कई बार आपको लगता है कि आप खूब मेहनत किए हैं और परीक्षा के एक दिन पहले तक लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप वही परीक्षा में जाते हैं तो आपको लगता है कि इसमें से तो मुझे 60 से 65% प्रश्न का उत्तर आ रहा है। तो घबराहट नहीं, शुरू में कुछ कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोगों का पेपर थोड़ा बिगड़ भी जाता है, लगता है कि अब सब पेपर जो है उसका लेवल बहुत हार्ड है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप पढ़ते हैं उसका अगर 65 से 70% भी आप यूज कर ले रहे हैं तो आप उस परीक्षा में निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। तो कैसे चीज़ों को याद रखें? याद रखने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भूलना है वो कोई एक समस्या नहीं है, बल्कि इसको वरदान के रूप में ही आपको देखना है। अच्छी चीज़ों को याद रखिए और बुरी चीज़ों को भूलने की कोशिश करिए। तो जब भी पहला जो पॉइंट है कि आप अपने दिमाग में उन्हीं चीज़ों को रखिए जो सार्थक हों। निरर्थक चीज़ों को रखेंगे तो वो सार्थक चीज़ों के लिए वायरस की तरह हो जाएंगी और फिर बाद में दिक्कत होगी। तो पहला पॉइंट है कि सार्थक चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए। सार्थक मतलब जो भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उचित हों, ठीक, सही हों। दूसरा पॉइंट है कि महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको एक नोटबुक बनाइए और उसमें लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, और बार बार उसको लिखिए। और कई बार आपने देखा होगा, तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, याद करने के दृष्टिकोण से लोगों ने फार्मूला बना लिया है। जैसे मैं तार सप्तक पढ़ा रहा था तो उसमें कुछ फार्मूला बनाया। इसी तरीके से भाषा विज्ञान का मेरा लेक्चर आप देखे होंगे तो कुछ फार्मूले को मैं अप्लाई करता हूँ। तो सबका फार्मूला बनाने का जो ट्रिक होता है वो अलग अलग होता है। तो मैंने अभी तक 3 बातों पर चर्चा की कि अपने दिमाग में उन्हीं चीज़ों को रखिए जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। उन महत्वपूर्ण चीज़ों को बार बार आपको लिखना है। लिखने के बाद याद करने के लिए आप उसको फार्मूला में भी चेंज कर सकते हैं, फार्मूलाबद्ध करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ रहे हैं तो 3 बार उसका रिवीजन करिए। एक डेली रिवीजन, दूसरा साप्ताहिक तौर पे और तीसरा माह में एक बार ज़रूर उसको आप रिवीजन करें। क्योंकि जो भी हिंदी विषय के प्रतियोगी छात्र हैं, तमाम अन्य कामों को करते हुए इस विषय को पढ़ते हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो वो समय का होता है। उनको लगता है कि अब समय है नहीं। तो जो बात मैं कह रहा हूँ कि आपको डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है या फिर मंथली रिवीजन करना है, वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जिन लोगों ने लक्ष्य बना लिया है तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ाई कर लिए हैं, ऊब गए हैं, तो खुद से बातें करिए। जो भी आपने पढ़ा है उस पे खुद चिंतन करिए। चिंतन करने के बाद अगर आप टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जैसे मेरी कई वीडियो लेक्चर जो हैं ऑडियो में हैं तो उनको आप लीड लगाकर आराम से सुन सकते हैं, उसको रिवीजन करिए। मैं अपने जीवन की एक घटना बता रहा हूँ। जिस धड़ल्ले से आप लोगों को मैं लेक्चर देता हूँ उसके पीछे भी मेरी संघर्ष की कहानी रही है। जब मैं 12वीं पास किया, यानी कि मैं यूपी बोर्ड से 12वीं पास किया था और मैं अपने कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट था, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत तेज़ तर्रार हूँ। लेकिन मुझे बीएचयू का और इलाहाबाद का प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी थी और प्रवेश परीक्षा देना था, तो मैं घर से ही तैयारी किया था। अभी मैंने बहुत बड़ी दुनिया को नहीं देखा था। मुझे लग रहा था कि जो मेरे आसपास के मेरे दोस्त हैं वैसे ही सब स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं बायोलॉजी से था, तो बायो का फाउंडेशन कोर्स चलता है। बच्चे शहर में जाकर 3 साल 4 साल फाउंडेशन कोर्स करते हैं, तो उनका जो मेंटल लेवल होगा, उनकी जो तैयारी होगी सब अलग तरीके की होगी। और जो गाँव में विद्यार्थी रह रहे हैं उनका सब अलग टाइप का ही होता है। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मेरे पापा थे मेरे साथ, उन्होंने कहा कि माइनस मार्किंग है। पहली बार मैंने सुना कि माइनस मार्किंग क्या होती है।
और उन्होंने कहा कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 ही करना। तो मैं बड़ा हैरान होता था, मुझे लगता था कि पापा को कैसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे केवल 10 ही सवाल आएगा। ठीक है, उनका कहने का मतलब था कि कम से कम माइनस मार्किंग करना। लेकिन मैंने बीएससी का फॉर्म भरा था और जाकर बीएचयू का एंट्रेंस दिया, और वहाँ पर भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा मैं डर गया। ठीक उसी तरीके से जैसे आप प्रवक्ता का एग्ज़ाम देने जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको हर एज ग्रुप के लोग वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, एक से एक आपको महारथी, जिसको मैं कह सकता हूँ, दिखाई पड़ेंगे। तो घबराहट भी होती है। हालांकि मैं जब बीएससी का एंट्रेंस देने गया था तो पहली बार उतनी मैंने भीड़ देखी थी बीएचयू में, तो थोड़ा सा मैं डर गया। और जो माइनस मार्किंग की बात थी, तो मैं लगभग 150 क्वेश्चन में 120-25 क्वेश्चन रन दिया, जिससे कि मेरा बहुत सारा माइनस मार्किंग हो गया। कुल मिला जुला कर मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अब ये हुआ कि मेरे पापा ने कहा कि अब बीएससी का नहीं, आप बीए का की तैयारी करिए, और उसके बाद जो भी एक मध्यम वर्गीय समाज होता है, खासतौर से गांव के लोग होते हैं, उनको लगता है कि सिविल सर्विसेज इन सब में जाना है। बाकी मैं पापा की बात नहीं माना था, वो पहले ही बोले थे कि आपको बीए करना है, लेकिन मैं जानबूझ कर कि बीएससी का फॉर्म डलवाइए, मैं आर्ट्स नहीं पढ़ूंगा। और जो मैं हिंदी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये अलग बाई चांस ऐसे फिर इसमें मैं मेहनत करना शुरू किया। तो अब मुझे लगा कि अब मैं बीए की तैयारी करूंगा, और मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे आप एक चांस और दीजिए, मैं मेहनत करके इसको निकालूंगा। और आप यकीन करिए कि मैं अपने पापा से पैसा मांग कर नहीं, बल्कि मम्मी से मैंने कहा, 1 केजी गेहूँ खरीद कर मैं प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की एक सामान्य ज्ञान आती थी, महासागर करके, ठीक है, उसको खरीदा। उसको खरीदने के बाद मैं नोट्स बनाना शुरू किया। इसी बीच मेरा एडमिशन एक लोकल ही डिग्री कॉलेज में हो गया था, और मुझे वहाँ पढ़ना नहीं था। मेरा पूरा एकदम टारगेट था कि मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि जीएस को एक तरफ पढ़ता था किताब को। उस समय यूट्यूब इत्यादि थे नहीं उतने, ये सन 2005-06 की बात बता रहा हूँ आपको। तो लिखता था, रोज़ लिखता था। ठीक है, एक तरीके से उस किताब को मैंने उतार दिया था, और केवल दूसरे कॉपी पे नहीं उतारा था, बल्कि अपने दिमाग में उतार लिया था। एक एक फैक्ट्स को जब भी मैं सोने जाता था, तो उसके पहले 1 डेढ़ 2 घंटे मैं रिवीजन करता था। ईसा पूर्व से, इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, ईसा पूर्व से शुरू करता था, और एक एक सन को दिमाग में मेमोराइज करते 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 फिर आता था सन 2005 की जितनी घटनाएं हुई थी। और जो लोग 2005 के आसपास बनारस में 1-2 बम विस्फोट हुए थे, उसके बारे में भी जानते होंगे। तो ये भी मैं याद किया था कि किस तारीख को हुआ था, मैं भी किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो मैं हल कर लूँ। तो जो कैसे याद करते हैं, कई बार आपको परिस्थितियाँ उस तरीके की बना देती हैं कि आपको याद करना है। इसी बीच क्योंकि पापा का बहुत मन था कि मेरा लड़का बाहर पढ़े, बीएचयू में पढ़े खास तौर से, क्योंकि हमारे साइड में बीएचयू में पढ़ने का मतलब है कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं। तो मैंने उनसे एक मौका मांगा था, और बड़ा मतलब निराश रहा करता था। कई हमारे गांव के बच्चे सब इलाहाबाद पढ़ने जाते थे, तो घर के लोग उनको बाकायदे छोड़ने के लिए जाते थे। तो आप यकीन करिए कि जब कोई छोड़ने के लिए जाता है, तो एक गार्जियंस का या फिर जो विद्यार्थी है उसका सिर थोड़ा सीना होता है, चौड़ा टाइप का होता है कि लोग मुझे इतना छोड़ने आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। फिर उसका लोग इंतज़ार करते हैं, कभी भी ट्रेन से आता है तो एक कोई उसको रिसीव करने के लिए जाता है। लेकिन मैं गाँव में था, काफ़ी मुझे लग रहा था कि अब तो मुझे अगली बार जाना होगा। इसी बीच मेरे पापा बीबीसी का प्रोग्राम आता था न्यूज़, उसमें एक सवाल उसने पूछा कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? और सवाल पूछने के बाद ही उसने आंसर भी दे दिया कि वेटिकन सिटी। और मेरे पिताजी छत पर ऊपर बैठकर सुन रहे थे, तुरंत वो नीचे आए, और उन्होंने मुझसे कहा कि एक सवाल पूछूं? तो मुझे लगा कि हो सकता है कि अगर इसका मैं जवाब दे दूं तो पापा के प्रति मेरे प्रति उनका एक विश्वास जग जाए कि मेरा लड़का पढ़ रहा है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने पूछा यही सवाल कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो मैं याद किया हुआ था अभी पूरा, जो भी सामान्य ज्ञान था उसको मैंने लगभग लगभग याद कर लिया था। अन्य विषयों का जो भी आर्ट्स साइंस चलते थे 12वीं के, पॉलिटिकल साइंस हो गया जिसको सिविक्स कहते हैं, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, समाजशास्त्र, ठीक है, भूगोल, इस सब पूरा मैं अपने दिमाग में बैठा लिया था, एक एक चैप्टर को पढ़ता था। तो मैंने इसका आंसर बता दिया, वेटिकन सिटी। तो फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया, उठा लिया, बोला कि नहीं, लड़का मेरा पढ़ रहा है। और फिर संयोग से मैं अगली बार एग्ज़ाम दिया, और काफ़ी अच्छा रैंक आया, मतलब अंडर 50 में मैं रहा, और एडमिशन मेरा हो गया।
और मेरे पिताजी ने कहा कि तुम आर्ट्स को भी साइंस की तरफ पढ़ना। तो क्योंकि मैं 1 साल का तपा हुआ था, मुझे था कि मुझे बेहतर परफॉर्मेंस करना है। और जिस लोकल डिग्री कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, वहाँ पर मैंने टॉप किया था। हालांकि वहाँ के जो मेरे 2-4 दोस्त बने थे, उनको नहीं मालूम था कि मैं बहुत कम दिन का मेहमान हूँ, मैं बनारस चला जाऊँगा। तो वहाँ पर मैं गया। जो लिखने की प्रैक्टिस मैं बोल रहा था, बताया कि मैं 6-6 प्रकार का नोट्स बनाता था। और उस ज़माने में सन 2006 से लेकर 9 का मेरा बैच रहा है बीए का। बहुत सारे मेरे मित्र भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। और एकदम सच्ची चीज़ मैं बता रहा हूँ। मेरे नोट्स को मेरे जूनियर्स भी बहुत सारे पढ़ते थे और 6 तरीके का नोट्स बनाता था। और फाइनल नोट्स जो था वो परीक्षा के 1 दिन पहले तक चलता रहता था। उसमें मॉडिफाई, उसमें संशोधन, ये सब मैं करता रहता था। और जब फर्स्ट ईयर का मैंने एग्ज़ाम दिया तो 65% के आसपास में मैं जोड़ कर गया था, लेकिन मेरा करीब 80% के आसपास में रिजल्ट आया। ठीक है, तो एक तरीके से टॉपर्स के मैं लिस्ट में था। तो वो कहाँ से आया? मैं नोट्स बनाता था हमेशा। नोट्स बनाने में, लिखने में, क्योंकि जब आप लिखित परीक्षा भी देने जाते हैं तो चीज़ें कई बार भूल जाती हैं। ठीक है, फिर स्टोरी बना बना कर लिखना पड़ता है जब खूब मेहनत करते हैं तब। ठीक है, और इसी तरीके से जब मैंने नोट्स बनाया और एक मेरा जूनियर मेरा नोट्स पढ़कर, और मेरे पापा एक दिन मार्केट में ऐसे ही मिल गए, उनके पास गया और तुरंत पैर छुआ और बोला कि रजनीश भैया कहाँ हैं? आप जानते हैं कि बीएचयू में जो संबंध होते हैं भैया और दीदी का ही ज़्यादातर रहता है। तो मैं जब पढ़ाई करता था वहाँ पर तो कोएड नहीं था, लड़कियाँ सब अलग पढ़ती थी, लड़के अलग पढ़ते थे। तो वो लड़का गया और पापा से बोला कि कहाँ हैं? तो उस समय मैं जेएनयू में चला गया था, उसी लिखित परीक्षा के दम पर ही गया था, क्योंकि मेरे कई सहपाठी थे जिनका कि सपना था जेएनयू में पढ़ना। मेरा इस तरीके कोई सपना नहीं था। मुझे लगता था कि मैंने ग्रेजुएशन अच्छे परसेंटेज से पास कर लिया है और मैं बीएड करूँगा और टीचर हो जाऊँगा जल्दी से। लेकिन नियति जो होती है वो सब होता है। फिर मैं जेएनयू चला गया। तो मेरे पिताजी ने उस लड़के से कहा कि वो तो जेएनयू में है। तो वो भावुकतावश आकर बोला कि रजनीश भैया का नोट्स हमने पढ़कर ये परीक्षा पास की, वो परीक्षा पास की। तो एक तरीके से मेरी बड़ाई किया। लेकिन एक गार्जियन तो गार्जियन होता है, उनको लगा कि वो नोट्स क्यों देता है। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग मतलब ये चाहते हैं कि उनका ही लड़का आगे रहे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि आपका दोस्त मिला हुआ था और ऐसी ऐसी बात थी, तो नोट्स वोट्स जो बनाते हो वो मत किसी को दिया करो। तो मैं थोड़ा सा हंसा, मुझे लगा कि मेरे पापा तो मेरे बारे में अच्छे से जानते ही नहीं है इसका मतलब, क्योंकि मैं नोट्स जो बनाता था वो पहला दूसरा तीसरा चरण का ही रहता था, चौथा पाँचवा चरण का नोट्स में रखा रहता था। ठीक है, और ख़ास तौर से जब बीएचयू में आप पढ़ाई करते हैं तो कई बच्चे आर्ट्स फैकल्टी में हैं और हॉस्टल्स, बिरला हॉस्टल में रह रहे हैं। तो उनसे जब आप पूछेंगे कि कहाँ पर पढ़ते हो, तो वो आर्ट्स फैकल्टी का नाम कम बताते हैं, बोलते हैं कि मैं बिरला हॉस्टल में रहता हूँ। तो बिरला हॉस्टल में भी अनेक प्रकार के बच्चे रहते थे। तो जो कुछ बच्चे सप्ताह एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले पढ़ते थे, वो मुझसे नोट्स वोट्स मांग कर ले जाते थे और अपनी तैयारी करते थे। ठीक है, तो ये सब अपना जो मैंने पर्सनल अनुभव बताया, इसीलिए बताया कि जब आप नोट्स खुद बनाएंगे और उसको मेमोराइज करेंगे, और ये परिस्थितियाँ निर्भर करती हैं, क्योंकि जितने लोग इस चैनल से जुड़े हैं और भी बाद में जुड़ेंगे, सबकी जो पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं सब अलग अलग हैं, आर्थिक पृष्ठभूमि सबकी अलग अलग है। सब पे कोई ना कोई उम्मीद है कि अगर ये पढ़ेगा तो फला नौकरी में जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो उन उम्मीदों को लेकर भी हम पढ़ाई करते हैं। वो सब उम्मीदें भी पढ़ाई को प्रभावित करती हैं। उसी हिसाब से हमारा दिमाग भी काम करता है। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट्स मैंने बताया कि अगर याद करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें भूल जा रही हैं उसको लेकर बहुत तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। बाद में उनको एक नोट्स बनाइए, अलग से विशेष नोट्स करके, फिर उनको नोट करते जाइए। तो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आराम से कूल होकर पढ़ना है। जब आप पढ़ने जाइए तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, क्योंकि जो हमारा विषय है वो एक तरीके से याद करने वाला ही है। कई बच्चे याद कर लेते हैं और जो नहीं याद कर पाते हैं तो उनको बोलते हैं कि ये रट्टू है। ठीक है, निगेटिव सेंस में। लेकिन क्या है कि हमारे जो परीक्षा होती है वो तो याद करने वाली ही है, तो इसको मैं पॉजिटिव मिलूँगा। ठीक है, और सबकी क्षमता क्या है, अलग अलग है। तो याद करिए, फिर उसको नोट्स बनाइए। फिर नोट्स बनाने के बाद जो कठिन है उनको फार्मूलाबद्ध करिए। फार्मूलाबद्ध करने के बाद जब भी आप
सैर करने जा रहे हैं, वॉकिंग करने जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा चिंतन करते रहिए। चिंतन करने के बाद जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनको अलग से नोट्स करते जाइए और 3 बार रिवीजन करिए। एक बार रोज़ डेली, फिर उसको फिर सप्ताह में, फिर मंथली। तो इस तरीके से परीक्षा देने तक के पहले ये सब प्रोसेस करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और बाकी इस चैनल पे और चीज़ें जो आपके फेवर में रहेंगी, आपके लाभ के लिए रहेंगी, उसके बारे में मैं चर्चा करता रहूँगा। तो हम एक सर्वे भी किए थे कि पीजीटी का क्लास लें कि यूजीसी एनटीए का लें, तो लगभग 50% इस पे लोगों ने अपना मत दिया है। तो अब आगे का जो क्लास चलेगा वो यूजीसी एनटीए नेट का भी रहेगा और यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड भी रहेगा। साथ में अभी जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके कंटेंट को भी लेकर हम हाजिर होंगे। तो हम शुरू करेंगे रामचंद्र तिवारी की बुक से, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।